गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अंकित जैन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन बात कर रहे थे पिछली क्लास में वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जिसमें अपन ने पढ़े थे पिछली क्लास में मोड ऑफ वाइब्रेशन। क्या पढ़े थे? मोड ऑफ वाइब्रेशन। मोड ऑफ वाइब्रेशन में अपन ने देखिए, मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ। मोड ऑफ वाइब्रेशन में अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किसी भी मॉलिक्यूल में कौन कौन से मोड ऑफ वाइब्रेशंस पाए जाते हैं, जिसमें अपन में बात की थी। एक था स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और दूसरा था बेंडिंग वाइब्रेशन। इनको अपन ने दो भागों में डिवाइड किया, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस मैंने कहा था कि वे वाइब्रेशन होते हैं जिसमें किसी मॉलिक्यूल वाइब्रेशन के दौरान किसी मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ में चेंज होता है। यदि किसी मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ में चेंज होता है तो अपन बोलते हैं वो वाइब्रेशन कौन से हैं? स्ट्रेचिंग। और यदि किसी मॉलिक्यूल की ड्यूरिंग द वाइब्रेशन बॉन्ड एंगल में चेंज हो तो अपन बोलेंगे वो बेंडिंग वाइब्रेशन कहलाते हैं। ठीक है। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है किससे? बेंडिंग वाइब्रेशन से। ठीक है। देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन दो प्रकार के होते हैं, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक। जो सिमेट्रिक वाइब्रेशन है उसमें बॉन्ड लेंथ में चेंज एक साथ होता है, यानी वाइब्रेशन के दौरान या तो बॉन्ड लेंथ कम होगी या बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। ठीक है। या बॉन्ड लेंथ कम होती है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। तो इस प्रकार के जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है उसको अपन क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। दूसरा क्या होता है? एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, जिसमें क्या होता है कि वाइब्रेशन के दौरान, देखिए किस प्रकार की बात हो गई कि वाइब्रेशन के दौरान एक बॉन्ड लेंथ कम होती है और दूसरी बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। ठीक है। यानी एक बॉन्ड छोटा हो जाता है तो दूसरा क्या हो जाता है? बड़ा आ जाता है। जो ज्योमेट्री है उसमें क्या आ जाता है? एसिमेट्रिक हो जाती है। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। उसके बाद अपन ने बेंडिंग में पढ़ा था कि यहाँ पे क्या चेंज होता है? बॉन्ड एंगल चेंज होता है। क्या चेंज होता है? बॉन्ड एंगल। और बॉन्ड एंगल में जो चेंज है वो दो प्रकार से हो सकता है, या तो इन द प्लेन में हो, वाइब्रेशन किस में हो? प्लेन में हो, या वाइब्रेशन किस में हो? आउट ऑफ प्लेन हो। या तो वाइब्रेशन एक प्लेन में हो या वाइब्रेशन किस में हो? आउट ऑफ प्लेन में। यदि वाइब्रेशन एक प्लेन में होता है तो इसको अपन ने कौन कौन से भागों में बांटा? रॉकिंग। रॉकिंग में क्या होता है कि इधर बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड जो बॉन्ड है वो इधर जाएगा तो दूसरा वाला बॉन्ड भी उसी डायरेक्शन में जाता है। यानी वाइब्रेशंस में जो बॉन्ड लेंथ में चेंज है वो एक ही डायरेक्शंस में जाने के कारण होता है। इसको अपन बोलते हैं रॉकिंग। ये इधर जा सकता है और इधर जा सकता है। इस प्रकार का वाइब्रेशन क्या कहलाता है? रॉकिंग वाइब्रेशन। और यदि इस प्रकार हो कि ये बॉन्ड इधर जाए तो ये बॉन्ड की डायरेक्शंस क्या हो? अलग हो। बॉन्ड, ये बॉन्ड उस बॉन्ड की तरफ जा रहा है तो ये बॉन्ड इस बॉन्ड की तरफ जा रहा है, यानी दोनों की डायरेक्शंस कैसी है? अपोजिट है। एज लाइक कैंची। एज लाइक कैसे होता है? कैंची। कैंची में जब अपन उसको फाड़ने की कोशिश करते हैं तो पहले उसको चौड़ाते हैं। ठीक है। चौड़ाने के बाद जब उसको फाड़ेंगे तो वापस अपन उसको पास में लाते हैं। तो ये इस प्रकार, जिस प्रकार कैंची चलती है उस प्रकार का जो वाइब्रेशन है वो क्या कहलाता है? सीजरिंग। सीजरिंग वाइब्रेशन। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं वाइब्रेशन आउट ऑफ प्लेन की। मैंने कहा था आउट ऑफ प्लेन दो प्रकार का होगा। एक होगा वैगिंग, झूले की तरह। ठीक है। जिसमें दोनों बॉन्ड या तो आउट ऑफ प्लेन जाएंगे या दोनों बॉन्ड बिलो द प्लेन जाएंगे। ठीक है। किस प्रकार होगा? ये दोनों बॉन्ड आउट ऑफ प्लेन जाएंगे, प्लस से दर्शा दिया, या दोनों बॉन्ड कहाँ जाएंगे? बिलो द प्लेन जाएंगे, माइनस से प्रदर्शित करते हैं। यह ऐसे हो सकता है कि एक बॉन्ड आउट ऑफ प्लेन जाए और एक बॉन्ड बिलो द प्लेन जाए। उसको अपन क्या बोलते हैं? ट्विस्टिंग। क्या बोलेंगे? ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग में क्या होता है कि एक बॉन्ड आउट ऑफ प्लेन जाता है तो दूसरा बॉन्ड बिलो द प्लेन जाता है। जैसे अपन चलते हैं ना तो एक पैर आगे और दूसरा पैर पीछे रहता है, इस प्रकार। अगली स्थिति में क्या होगा? जो पैर पहले पीछे था वो आगे आ जाता है। ठीक है। इस प्रकार ये क्या है? ट्विस्टिंग है, जिसमें एक बॉन्ड आउट ऑफ प्लेन तो दूसरा बिलो द प्लेन होगा।
बात समझ में आ गई ना। इस प्रकार का वाइब्रेशन क्या कहलाता है, ट्विस्टिंग कहलाता है। तो ये अपन ने मोड ऑफ वाइब्रेशंस की बात की थी पिछली क्लास में, ठीक है। अब देखिए मोड ऑफ वाइब्रेशंस के बाद अपन देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। आज का अपना टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम समझना बहुत जरूरी है। देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखिए किसी भी एटम के मूवमेंट को बताने के लिए अपन को तीन कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है। जैसे ही कोई एटम है, यह इधर मूव करता है तो अपन बोलते हैं ये एक्स कोऑर्डिनेट के अनुदिश क्या करता है, गति करता है। कौन से कोऑर्डिनेट के अनुदिश, एक्स के अनुदिश। तो अगली स्थिति में इसकी स्थिति यहाँ पर होगी, लेकिन वाई और जेड कोऑर्डिनेशन में कोई भी चेंज नहीं होता, ठीक है। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल की। यदि अपन इस मॉलिक्यूल्स की बात करें और यह मॉलिक्यूल इस कोऑर्डिनेट में क्या करेगा, गति करेगा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट के अनुदिश गति करेगा, तो अपन देखते हैं कि हर एटम के पास अलग अलग अपना कोऑर्डिनेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हर एटम के पास अपना अपना अलग कोऑर्डिनेट होना चाहिए। और इन्हीं कोऑर्डिनेशन को नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन विच रिप्रेजेंट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, यानी ऐसे कितने कोऑर्डिनेशन हैं जो किसी अणु के गति को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कोऑर्डिनेशन क्या कहलाते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए एक एटम की गति को प्रदर्शित करने के लिए अपन को तीन की आवश्यकता पड़ी, तीन कोऑर्डिनेशंस की आवश्यकता पड़ी, इसलिए। और यहाँ पर कितने एटम हैं, तीन, तो तीन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन को 9 कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ी। तो अपन लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, 3n। n बराबर क्या है, n बराबर है नंबर ऑफ एटम, n बराबर क्या है, नंबर ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, उतने एटम होंगे, और प्रत्येक एटम को अपन तीन कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट विच प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल विच प्रेजेंट मोशंस ऑफ द मॉलिक्यूल आर कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखिए किसी भी मॉलिक्यूल्स में यदि n नंबर ऑफ एटम है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन को उनकी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की आवश्यकता है, इसलिए अपन ने क्या कर दिया, 3n, ठीक है। ये क्या होंगे, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब बात करते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है उसमें 3 प्रकार के मोशन होते हैं, 3 प्रकार की गतियां होती हैं। एक होती है ट्रांसलेशन, कितनी प्रकार की गति होती है, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशनल, दूसरी है वाइब्रेशनल, और तीसरी है रोटेशनल। कोई भी जो मॉलिक्यूल है वह 3 प्रकार की गति करता है। ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल का मतलब है कि पूरा की पूरा मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, पूरे की पूरे मॉलिक्यूल का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। यह 3 प्रकार से हो सकता है, या तो उसकी जो गति है वो एक्स एक्सिस के अनुदिश हो, या उसकी गति वाई एक्सिस के अनुदिश हो, या उसकी गति जेड एक्सिस के अनुदिश हो। इसलिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 3 मोड की आवश्यकता होती है। ट्रांसलेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम की आवश्यकता होती है, 3, ठीक है। देखिए रोटेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन को किस प्रकार आवश्यकता होती है, एक बार अपन देखते हैं। देखिए 2 प्रकार के मॉलिक्यूल होते हैं, एक होता है लीनियर और एक होता है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल लीनियर होगा और दूसरा क्या होगा, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होगा। जब लीनियर मॉलिक्यूल रोटेशन करेगा तो देखिए इस एक्सिस के अनुदिश एटम की स्थिति में कोई भी चेंज नहीं होता है। कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस के अनुदिश एटम की
जो स्थिति है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, जबकि वाई और जेड एक्सिस के अनुदिश एटम की स्थिति में क्या होता है, चेंज होता है। देखिए यदि अपन इस एक्सिस के अनुदिश इसको रोटेट कराएं तो अपन देखते हैं दोनों एटम की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होती, केवल एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अनुदिश यदि इसके अपन क्या कराएं, मोशन कराएं, तो अपन देखेंगे इन एटम की जो स्थिति है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम से अपन क्या प्रदर्शित करते हैं, किसी एटम की स्थिति का चेंज होना या किसी एटम का गति करना। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर अपन देखते हैं लीनियर जो मोशन है, यदि उसी लाइन उसी एक्सिस के से अपन क्या कराएं, जो लीनियर मॉलिक्यूल है उसकी प्रिंसिपल एक्सिस से यदि अपन क्या कराएं, रोटेशन कराएं, तो वहां पर एटम की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होती। तो अपन बोलेंगे कि ये वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम तो यहाँ पर काम नहीं करेगा, इसलिए हमेशा रोटेशनल लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, हमेशा लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, जबकि नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की आवश्यकता होती है। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम की आवश्यकता होती है, 3। अब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, क्योंकि अपन मेनली जो बात करते हैं वो अपन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं, इसलिए अपन सबसे पहले अपन ने मोड ऑफ वाइब्रेशन पढ़ेगी, किसी मॉलिक्यूल में कितने कितने प्रकार के वाइब्रेशन हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ रहे हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कि वो वाइब्रेशंस है उसमें मॉलिक्यूल की जो स्थिति है वो किस प्रकार चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे कितने वाइब्रेशंस हो सकते हैं जिसमें मॉलिक्यूल की स्थिति क्या हो, चेंज हो। तो अपन को याद रखना है, देखिए वाइब्रेशनल मोड, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जब निकालेंगे अपन, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जब निकालेंगे तो उसका देख लिए फॉर्मूला क्या होता है। यदि अपन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए निकालते हैं तो होता है 3n-5। क्यों हुआ, देखिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने थे, 3n, 3 उसमें ट्रांसलेशनल हो गए और 2 कौन से हो गए, रोटेशनल। तो 5 घटा दे 3n में से, 3n-5 क्या होंगे, ये वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। किसके किसके लिए, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। यदि मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन लीनियर है, मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन लीनियर है, तो देखिए 3n, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, 3n। देखिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो कौन से हैं, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, और अपन देखेंगे यहाँ पर कि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे हैं, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, रोटेशनल। तो अपन घटा देंगे 6, 3n-6 क्या होंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। अब देखिए अपन बात करते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए इन डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालना, कि यदि अपन अलग अलग टाइप्स के मॉलिक्यूल लें तो अपन इन डिग्री ऑफ फ्रीडम को किस प्रकार निकालेंगे। देखिए अभी मैं आपको बताता हूं, आपके और भी चीज अच्छे ढंग से समझ में आएगी। देखिए यदि अपन किसी एटम के बारे में बात करें, सबसे पहले अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाले किसी एटम का, तो देखिए इस एटम में टोटल 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, n बराबर नंबर ऑफ एटम। तो यहां पर अपन देखेंगे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम एटम के लिए कितने होंगे, 3, ठीक है। 3n से n बराबर 1 रख दिया तो 3 आ गया, ठीक है। ये तीनों के तीनों मैंने कहा था कि ट्रांसलेशनल होते हैं। सबसे पहले ट्रांसलेशनल की बात करी कि कितने होते हैं, तीनों के तीनों ट्रांसलेशनल होते हैं। चलो ठीक है, अपन ले लेते हैं एक मॉलिक्यूल जो कैसा है, लीनियर है। लीनियर मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं इसमें, 2, 2 × 3 × 2 बराबर 6। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, 6 में से ट्रांसलेशनल कितने हैं, 3। मैंने आपको बताया था कि ट्रांसलेशनल मोशन हमेशा 3 होते हैं, रोटेशनल मोशन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए कितने होते हैं, 2। तो वाइब्रेशनल कितने होंगे, 3n-5 बराबर 1 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। इसका मतलब क्या है कि यह मॉलिक्यूल
वाइब्रेशन किस प्रकार कर सकता है, या तो इस एटम को फिक्स रख दिया जाए तो यह एटम इधर जा सकता है, यह एटम इधर जा सकता है, इसके अलावा इसमें कोई भी वाइब्रेशन हो सकता है क्या, नहीं। यानी यहाँ पर केवल एक वाइब्रेशन मोड की क्या है, पॉसिबिलिटी है कि यह जो मॉलिक्यूल है एक्सिस के अनुदिश इधर जा सकता है और वाई एक्सिस के अनुदिश इधर जा सकता है। देखिए दो रोटेशनल की कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है कि यदि अपन इस एक्सिस के अनुदिश इसको रोटेट कराएं तो अपन देखेंगे इसमें मॉलिक्यूल जो एटम है उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती। ये अपन की एक्स एक्सिस मान लें। यदि बाई एक्सिस के अनुदिश कराएं तो इन दोनों को नाम दे दें ए और बी, तो देखेंगे अगली स्थिति में क्या होगा कि ए की जगह पर बी आ जाएगा और बी की जगह पर कौन आ जाएगा, ए, यानी स्थिति चेंज हुई। ठीक है, और यदि अपन जेड एक्सिस कौन सा लेंगे, ये बोर्ड वाला एक्सिस, इससे यदि अपन स्थिति चेंज करें तो अपन देखते हैं कि वहां पर भी एटम की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर दो ही रोटेशन ऐसे हैं जहां पर एटम की स्थिति चेंज होती है, यानी यहाँ पर जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। ट्रांसलेशनल में क्या हो सकता है कि यदि इस पूरे एटम को इधर ले जाए तो एक्सेस में भी जा सकता है, ये वाला एटम बाई एक्सेस में भी जा सकता है और जेड एक्सेस पे भी जा सकता है। यानी टोटल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हमेशा फिक्स होते हैं, कितने होंगे, 3। ठीक है, यदि अपन बात करें इस वाले मॉलिक्यूल की, अपन ले लेते हैं SO2। SO2 किस प्रकार होता है, S डबल बॉन्ड O। SO2 मॉलिक्यूल है। देखिए SO2 मॉलिक्यूल में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल कितने होंगे, टोटल कितने होंगे, 3 इंटू एन। नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 3, 3 इंटू 3 बराबर 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। ट्रांसलेशनल हमेशा कितने होते हैं, 3। रोटेशनल कितने होंगे, देखिए रोटेशनल की बात करें, देखिए यदि अपन इस एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस के अनुदिश इसको रोटेट करें तो अपन देखते हैं ये वाली ऑक्सीजन इससे रिप्लेस हो जाएगी, यानी यहां पर एटम की पोजीशन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यदि अपन इसको एक्स एक्सिस के अनुदिश रोटेट करें तो अपन देखते हैं जो ऑक्सीजन पहले नीचे थे वो ऊपर चले जाएंगे, यानी यहां पर भी चेंज हो रहा है। और यदि अपन इस जेड एक्सिस के अनुदिश चेंज करें तो भी अपन देखेंगे जो ऑक्सीजन नीचे है वो कहां पर चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। यानी इस प्रकार का रोटेशन करें तो भी क्या होती है, एटम की जो स्थिति है वो चेंज होती है। तो अपन बोलेंगे यहाँ पर जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितने होंगे, 3 होंगे। अब बात करते हैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, 3n-6। 3n कितना है, 9 - 6 बराबर 3। यानी यहां पर 3 वाइब्रेशन की पॉसिबिलिटी है, 3 प्रकार के वाइब्रेशंस की क्या है यहां पर पॉसिबिलिटी है। देखिए यहां पर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हो सकता है, सिमेट्रिक, यहां पर एसिमेट्रिक वाइब्रेशन हो सकता है और यहां पर क्या हो सकता है, बेंडिंग वाइब्रेशन हो सकता है। यानी 3 प्रकार के वाइब्रेशंस की यहां पर क्या है, पॉसिबिलिटी है। इसलिए अपन बोलेंगे कि यहां पर जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन निकाल लेंगे अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब अपन बात करते हैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत जरूरी है इनको पता होना कि किसी मॉलिक्यूल्स में कितने वाइब्रेशंस की पॉसिबिलिटी है, कितने वाइब्रेशंस हो सकते हैं। इन चीज को कौन बताता है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता है। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए अब अपन बात करते हैं कंडीशन फॉर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की कंडीशंस की बात करें देखिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की कंडीशंस की बात करें कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए कौन कौन सी कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था जब मैंने इंट्रोडक्शन कराया था किसका, स्पेक्ट्रोस्कोपी का। मैंने आपको बताया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में मैंने आपको बताया था 3 कंपोनेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक वेक्टर, एक
मैग्नेटिक वेक्टर और एक प्रोपोगेशन वेक्टर, यानी जिस दिशा में इस तरंग का क्या होता है, संचरण होता है। मान के चलो तरंग इस दिशा में जा रही है तो ये प्रोपोगेशन वेक्टर हो गया, और ये कौन सा वेक्टर हो गया, मैग्नेटिक वेक्टर। ठीक है, आपको पता है एक चुंबक दूसरे चुंबक से क्या करती है, इंटरेक्ट करते हैं, या तो उसको रिपेल करेगी या उसको अट्रैक्ट करेगी। ऐसे ही यदि दो आवेश को पास पास ले जाएं, दो चार्ज को पास पास ले जाएं, तो अपन देखेंगे उनमें भी क्या होता है, इंटरेक्शंस होते हैं। यदि दो चार्ज को पास पास ले जाएं तो भी उनमें इंटरेक्शंस होते हैं, और दो चुंबक को पास पास ले जाएं तो भी उनमें क्या होते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं। इसका मतलब क्या है, इंटरेक्शंस का मतलब है या तो वो उनको आकर्षित करेंगे या उनको प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मैटर के साथ इंटरेक्शंस कराना है तो मैटर में भी इलेक्ट्रिक वेक्टर या मैग्नेटिक वेक्टर का होना जरूरी होता है। इंटरेक्शंस जब ही होंगे जब किसी भी मैटर में इलेक्ट्रिक वेक्टर भी प्रेजेंट होगा और मैग्नेटिक वेक्टर भी, यानी इनमें से कोई भी एक वेक्टर प्रेजेंट हो, या तो इलेक्ट्रिक वेक्टर प्रेजेंट हो या मैग्नेटिक वेक्टर प्रेजेंट हो, तो वहां पर इंटरेक्शंस हो जाते हैं, या तो आकर्षण होंगे या प्रतिकर्षण होंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, अब इलेक्ट्रिक वेक्टर को जनरेट करने के कुछ, इलेक्ट्रिक वेक्टर को पैदा करने के कुछ क्या है, तरीके हैं। उसको अपन बोलते हैं चार्ज सेपरेशन। क्या है, चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन का मतलब है कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो और एक तरफ क्या हो, नेगेटिव चार्ज। यदि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मिले हुए हैं तो आपको पता है कि इस प्रकार इसमें क्या, इलेक्ट्रिक वेक्टर जनरेट हो जाता है, जिसकी दिशा किधर होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ठीक है, देखिए यदि मैं बात करूं सीओ की बात करूं तो देखिए यहां पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो कार्बन पर पॉजिटिव आवेश, ऑक्सीजन पर क्या होता है, नेगेटिव आवेश। ठीक है, यानी एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, और बॉन्ड के थ्रू ये जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन के थ्रू जुड़े हुए हैं, यानी इसमें इस दिशा में क्या जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रिक वेक्टर जनरेट हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक वेक्टर जनरेशन को अपन केमिस्ट्री की भाषा में बोलेंगे कि इसमें क्या पाया जाना चाहिए, डाइपोल मोमेंट पाया जाना चाहिए। यदि किसी मॉलिक्यूल्स के पास डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट एक फैक्टर होता है चार्ज सेपरेशंस को मेजर करने का। डाइपोल मोमेंट एक फैक्टर है किसको मेजर करने का, चार्ज सेपरेशन। यदि किसी मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट ज्यादा है तो अपन बोलेंगे उसमें चार्ज सेपरेशन ज्यादा है। यदि किसी मॉलिक्यूल्स में क्या ज्यादा है, डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, तो अपन बोलेंगे उसमें क्या ज्यादा है, चार्ज सेपरेशन ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए याद रखना, मैं कंडीशंस फॉर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बता रहा हूं। तो कंडीशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पहली बात यह है कि एक्चुअली अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते क्या हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होगी, ये कोई मैटर होगा जिसके पास क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल होगा E1 से E2, ये इसको एनर्जी जाएगी। यदि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो एनर्जी है h, उसकी फोटोन की एनर्जी यदि इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी का हो जाए, यानी इन दोनों की जो एनर्जी डिफरेंस है उतना डिफरेंस किसका हो जाए, इस फोटोन की एनर्जी का हो जाए। जितना एनर्जी डिफरेंस किसका है, इन एनर्जी स्टेट का है, यदि उतनी एनर्जी का अपन फोटोन इसको दें तो क्या होगा, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। जो भी इलेक्ट्रॉन है, जो मैटर है, जो वो अपनी लोअर स्टेट से कहां पर चला जाता है, हायर स्टेट में चला जाता है। अब बात है जो एब्जॉर्प्शन है उसके लिए किसकी आवश्यकता होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक वेक्टर की आवश्यकता होनी चाहिए। एनर्जी स्टेट के साथ साथ किसकी आवश्यकता होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक वेक्टर की आवश्यकता होनी चाहिए। और इलेक्ट्रिक वेक्टर कब जनरेट होगा, जब उस मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा। तो अपन को याद रखना है कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन है वो जब भी हो सकता है जब डाइपोल मोमेंट उस मॉलिक्यूल में क्या हो, प्रेजेंट। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट यदि मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो वह क्या होगा, आईआर एक्टिव होगा। तो वह क्या होगा, आईआर एक्टिव होगा। देखिए मैं कुछ मॉलिक्यूल्स की बात करूं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनको अपन बोलते हैं होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे, होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल।
ये जो होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल हैं, इन होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल में चार्ज सेपरेशन नहीं पाया जाता। इनमें क्या नहीं पाया जाता? चार्ज सेपरेशन नहीं पाया जाता। और चार्ज सेपरेशन नहीं पाए जाने के कारण ये क्या होते हैं? आईआर इनएक्टिव होते हैं, यानी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से इनकी स्ट्रक्चर का अध्ययन अपन नहीं कर सकते। किसका अध्ययन नहीं कर सकते? होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल। होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल वे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें दोनों एटम कैसे हैं? एक जैसे हैं। इनमें चार्ज सेपरेशन नहीं पाया जाता है। इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना होता है? 0 होता है। डाइपोल मोमेंट 0 होने के कारण इनकी जो स्ट्रक्चर है उसका अध्ययन अपन किस में नहीं कर सकते? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में नहीं कर सकते। देखिए एक मॉलिक्यूल्स की बात करूं मैं, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये है CO2। देखिए इसका इलेक्ट्रिक वेक्टर ये रहा और इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रिक वेक्टर ये रहा। दोनों का जो अमाउंट है वो सेम है, यानी इसका यदि अपन ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, क्योंकि यह यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव, और यहाँ पर भी क्या है? नेगेटिव। तो जितना नेगेटिव इस ऑक्सीजन पर है, दोनों एक जैसी ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर अपन देखना चाहिए कि जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक जो वेक्टर है वो कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। यानी इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना होता है? 0 होता है। लेकिन जब अपन इसको एनर्जी सप्लाई करते हैं, एनर्जी सप्लाई करने के कारण इसमें क्या हो जाते हैं? वाइब्रेशन हो जाते हैं। वाइब्रेशंस के कारण क्या होगा? ये बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाता है और ये बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है। क्या होगा? ये बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाता है और ये बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अपन देखते हैं कि इन नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाती है? कम होती है। देखिए जो कूलम्बिक F बराबर क्या होता है कि Q1 Q2 अपन R²। ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण है वो ज्यादा है, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक वेक्टर E1 और इसका इलेक्ट्रिक वेक्टर E2। तो अपन देखेंगे E1 इज ग्रेटर देन E2 होता है, यानी ये इसमें डाइपोल मोमेंट का मान होगा। कब? ड्यूरिंग द वाइब्रेशन। कब? ड्यूरिंग द वाइब्रेशन। डाइपोल मोमेंट का मान क्या नहीं होता? 0 नहीं होता। और यदि डाइपोल मोमेंट का मान ड्यूरिंग द वाइब्रेशन 0 नहीं होता तो अपन बोलेंगे क्या है? आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल है। तो देखिए कंडीशन 4 आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका डाइपोल मोमेंट का मान 0 नहीं होता वो आईआर कैसे होते हैं? एक्टिव होते हैं। या ड्यूरिंग द वाइब्रेशन, इसको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द वाइब्रेशन, यानी वैसे तो उनका डाइपोल मोमेंट का मान 0 होता है, लेकिन ड्यूरिंग द वाइब्रेशन यदि डाइपोल मोमेंट का मान क्या नहीं हो? 0 नहीं हो, तो भी वो क्या होते हैं? आईआर एक्टिव होते हैं। ठीक है, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनका यदि अपन वैसे देखें तो क्या होता है? डाइपोल मोमेंट का मान 0 होता है, लेकिन ड्यूरिंग द वाइब्रेशन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में देखा था ना, पहले तो 0 था, लेकिन जैसे ही वाइब्रेशन हुआ तो एक बॉन्ड लेंथ कम हो गया और एक बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया, जिसके कारण इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वो ज्यादा हो गया इससे, यानी दोनों आपस को वैलेंस नहीं कर रहे। तो अपन बोलेंगे डाइपोल मोमेंट का मान क्या नहीं है? 0 नहीं है। और यदि कहीं पर डाइपोल मोमेंट का मान 0 नहीं होता, या तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो या फिर परमानेंट डाइपोल मोमेंट इसमें पाया जा रहा है, या फिर इस प्रकार हो कि ड्यूरिंग द वाइब्रेशन डाइपोल मोमेंट का मान क्या नहीं हो? 0 नहीं हो, तो अपन बोलेंगे वो आईआर क्या होता है? एक्टिव होता है। बात समझ में आ गई ना? इससे आगे अपन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।